हेलो एवरीवन, मेरा नाम वरुण कुमार है। मैंने 65वीं बीपीएससी की परीक्षा में तीसरा स्थान प्राप्त किया है और साथ ही साथ मैंने यूपीएससी 2020 की परीक्षा में 697वां रैंक प्राप्त किया है। बीपीएससी के बारे में बताने से पहले मैं थोड़ा अपने बारे में बता दूं। मैं बिहार का रहने वाला हूं। बिहार में नालंदा जिला में बिहार शरीफ है, वहां से मैं बिलोंग करता हूं। और मैंने अपनी प्रारंभिक स्कूलिंग सैनिक स्कूल नालंदा से की है 10th तक, जो कि राजगीर बिहार में ही स्थित है। उसके बाद मैं 11th-12th के लिए चिन्मया विद्यालय बोकारो गया था, जो कि झारखंड में है। उसके बाद मैंने इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में है। और फिलहाल मैं मास्टर्स कर रहा हूँ इकोनॉमिक्स में ही, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से। मैंने बीपीएससी और यूपीएससी दोनों की तैयारी है जो 2018 से ही शुरू कर दी थी। और यहाँ पर हम बात करते हैं बीपीएससी की। तो बीपीएससी में क्या है, जैसा यूपीएससी होता है वैसे ही बीपीएससी है। सारे स्टेट कमीशंस इसी तरह से एग्ज़ाम लेते हैं। 3 फेजेज़ में आपका एग्ज़ाम होता है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू। तो हम बारी बारी करके प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की बातें करेंगे। सबसे पहले प्रीलिम्स की बात करते हैं। बीपीएससी का जो प्रीलिम्स होता है उसमें 150 क्वेश्चंस होते हैं और उसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो उसमें किसी भी कैंडिडेट को सबसे पहले तो यही करना चाहिए कि आपको 150 क्वेश्चन सॉल्व करके आने चाहिए, क्योंकि कुछ निगेटिव तो है नहीं, तो आप हमेशा रिस्क ले सकते हैं सारे 150 क्वेश्चंस करने का। अब थोड़ा सा बात करते हैं बीपीएससी प्रीलिम्स के सिलेबस पे। उसमें रहता है सबसे पहले हिस्ट्री आपका, एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न। फिर रहती है आपकी पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी। फिर रहता है आपका ज्योग्राफी रहता है। फिर रहता है आपका इकोनॉमी। फिर रहता है इंटरनेशनल रिलेशन से कुछ क्वेश्चंस रहते हैं। फिर होता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। और एक इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, सिंस इसमें सीसेट जैसा कोई पेपर नहीं होता है, तो इसमें 10 क्वेश्चंस आते हैं जो कि मेन प्रीलिम्स पेपर में ही होते हैं, पेपर 1 में ही होते हैं। वो 10 क्वेश्चंस उसमें इंक्लूडेड होते हैं। और इसके अलावा आपको करंट अफेयर्स आते हैं जो कि इंडिया से, इंटरनेशनल से और बिहार से पर्टिकुलरली रिलेटेड होते हैं। तो बाकी सब कुछ यूपीएससी की ही तरह है। इसमें क्या है, आपको थोड़ा सा बीपीएससी से स्पेसिफिक तैयारी करनी पड़ती है। जैसे आपने थोड़ा बिहार का डिटेल में हिस्ट्री पढ़ लिया, या बिहार की ज्योग्राफी डिटेल में पढ़ ली, या बिहार का पॉलिटी, बिहार में जो पॉलिटिक्स है, जो लेजिस्लेचर है, उसके बारे में थोड़ा डिटेल में जान लिया। बिहार की जो इकॉनमी है, कैसे एग्रीकल्चर इंडस्ट्री या सर्विसेज सेक्टर बिहार में है, उसके बारे में आपने डिटेल में पढ़ लिया। तो ये सारी चीज़ें बिहार में स्पेसिफिक है। अब मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि बीपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी के लिए आप कौन कौन सी किताब को, जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स हैं, वो कौन कौन से हैं जिसको रेफ़र करना चाहिए आपको। तो सबसे पहले हिस्ट्री पे हम आते हैं। तो उसमें एंशिएंट हिस्ट्री होती है। तो एंशिएंट हिस्ट्री के लिए आप एनसीईआरटी और आर.एस. शर्मा जो एंशिएंट हिस्ट्री की किताब लिखते हैं, ये दोनों कर सकते हैं आप एंशिएंट हिस्ट्री के लिए। और फिर मिडाइवल के लिए आप सिर्फ एनसीईआरटी पे रिलाई कर सकते हैं, वो इनफ होगा, क्योंकि मिडाइवल हिस्ट्री में एनसीईआरटी ने काफ़ी डिटेल में चीज़ें कवर की है। और फिर मॉडर्न हिस्ट्री है। तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप सबसे पहले बिपिन चंद्रा पढ़ सकते हैं। बिपिन चंद्रा और एनसीईआरटी काफ़ी सिमिलर से ही किताबें हैं, तो वो आप दोनों में से कोई एक पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा थोड़ी गहराई में बातें जानने के लिए, या थोड़ा नोट्स फॉर्मेट में चीज़ों को जानने के लिए आप स्पेक्ट्रम को रेफ़र कर सकते हैं। फिर आती है हमारी पॉलिटी। पॉलिटी के लिए एक किताब मैंने पढ़ी थी, लक्ष्मीकांत, जो कि मैं समझता हूँ कि मोर देन एनफ है। और इसके अलावा आपको किसी और किताब को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है बीपीएससी की परीक्षा के लिए। फिर आते हैं हम ज्योग्राफी पे। ज्योग्राफी में क्या है, एनसीईआरटी की जो 4 किताबें हैं, 11th-12th की, फंडामेंटल्स और फिजिकल और ह्यूमन ज्योग्राफी, इन चारों किताबों को आप पढ़ लीजिए, इससे आपका ज्योग्राफी कवर हो जाएगा। फिर इकोनॉमी की बात करते हैं। इकोनॉमी के लिए मैंने, सिंस मेरा ऑप्शनल भी इकोनॉमिक्स था, तो इकोनॉमी के लिए मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। फिर भी एक श्री राम आईएएस का इंडियन इकोनॉमी आता है, तो वो मैं पढ़ा करता था, तो उससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस हल हो जाते हैं। और फिर यहाँ पे हम बात करते हैं एक थोड़ा बिहार से रिलेटेड जो भी रहता है। तो बिहार से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, उसके लिए आप कर सकते हैं कि एक अरिहंत का आता है, नो योर स्टेट, अपने राज्य को जानिए। वो अरिहंत की आप बिहार की किताब ले सकते हैं, वो पढ़िए। या फिर एक केबीसी नैनो का किताब आता है, बिहार समग्र करके, तो वो आप पढ़ सकते हैं। इन दोनों किताबों से आपका बिहार है जो काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिवली कवर हो जाएगा। और इसमें एक और चीज़ है, जैसे करंट अफेयर्स क्या है कि बिहार के लिए हमें मार्केट में बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, तो इसके लिए मैं काफ़ी चैनल्स रेफ़र करता था यूट्यूब पे, जैसे स्टडी IQ एजुकेशन है, या एडुटेरिया है, या एक ISPCS फैक्ट्री है। इन चैनल्स पे स्टडी विद दीपक भी है। इन चैनल्स पे है जो काफ़ी सारे बिहार से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हुआ करते थे।
और हाँ, इसमें एक और बात है, जैसे बिहार इकॉनमी है, तो इसके लिए आप बिहार इकोनॉमिक सर्वे और बिहार का जो बजट आता है, जो बिहार के फाइनेंस डिपार्टमेंट के वेबसाइट पे होता है अवेलेबल, वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। तो ये काफ़ी हेल्पफुल रहता है, इससे 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर हम बात करते हैं जी की। जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन आता है बिहार बीपीएससी के प्रीलिम्स में, वो आपको एक तो थोड़ा सा पास्ट ईयर के ट्रेंड्स पे आता है काफ़ी ज़्यादा, कि सिमिलर से क्वेश्चन होते हैं। और ये मैं समझता हूँ कि लूसेंट की एक किताब आती है जनरल साइंस की, वहाँ से काफ़ी आसानी से कवर किया जा सकता है। और बिहार में जैसे इन्वायरमेंट वगैरह जो टॉपिक्स हैं, ये इस पे बहुत ज़्यादा जोर नहीं दिया जाता है। तो जो आप ज्योग्राफी में पढ़ते हो, उससे आप इन्वायरमेंट के भी सेक्शंस कर सकते हो। अब यहाँ पे बात करते हैं हम कि बीपीएससी की परीक्षा, जो प्रीलिम्स की परीक्षा होती है, उसके लिए मॉक लेना चाहिए कि नहीं। तो मैं समझता हूँ कि मॉक जो है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल ही ज़रूरी है, क्योंकि उससे आपको एक रफ़ आइडिया मिल जाता है कि आपको कितने सारे क्वेश्चंस करने हैं, कितने टाइम में करने हैं, और टाइम मैनेजमेंट का भी काफ़ी आइडिया मिल जाता है कि आप वहाँ से जानेंगे कि आप किस सब्जेक्ट में अच्छे हैं, किस टॉपिक में आप स्ट्रॉन्ग हैं, और आप कितना टाइम उस पर डिवोट करना चाहिए प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन में। क्योंकि आपके पास समय 2 घंटा ही होता है, तो आपको प्रायोरिटाइज़ करना पड़ेगा कि किस सब्जेक्ट के टॉपिक को पहले करना है, ताकि वहाँ से कॉन्फिडेंस आए। तो इसके लिए जो है ज़रूरी है मॉक देना, और आप कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा मॉक देने का। कम से कम 30, 35, 40 मॉक्स तो आपको देने ही चाहिए किसी भी प्रीलिम्स की परीक्षा के लिए। तो आप ये कोशिश करिए, क्योंकि मॉक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है किसी भी प्रीलिम्स के पेपर में। अब हम बात करते हैं मेंस पे, प्रीलिम्स से आगे बढ़ते हैं, जो कि दूसरा फेज होता है मेंस, उसकी बात करते हैं। तो इसमें आपके 4 पेपर होते हैं। एक तो होता है हिंदी का पेपर, जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होता है, तो आपको उसमें 33% मार्क्स सिक्योर करने हैं। तो काफ़ी ईजी सा होता है, वो आप कर सकते हैं। बट फिर भी मैं सजेस्ट करूँगा कि कुछ 1-2 मॉक पेपर आप लिख के जाइएगा, ताकि आपको वहाँ दिक्कत ना लगे। जो भी पूछते हैं वहाँ पर्यायवाची या विपरीतार्थक शब्द वगैरह, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द वगैरह, या फिर वो थोड़ा ऐसे वगैरह पूछते हैं, तो ये आप 1-2 मॉक हमेशा दे के जाइए, ताकि आपको एग्ज़ाम में बिल्कुल दिक्कत ना हो। फिर उसके बाद होता है एक GS1 होता है, फिर GS2 होता है, और एक ऑप्शनल पेपर होता है। तो GS1 में क्या होता है कि हिस्ट्री के क्वेश्चंस रहते हैं। एक उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है जो डेटा इंटरप्रिटेशन का सेक्शन होता है, और उसमें जो तीसरा टॉपिक है वो है करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, जो कि देश और दुनिया भर में करंट इवेंट्स चल रहे हैं उसके बारे में जानकारी, वहाँ से वो क्वेश्चन पूछते हैं। तो GS1 में क्या है, मैंने देखा है कि बीपीएससी जो क्वेश्चन है हिस्ट्री से खास करके, वो काफ़ी सिमिलर से पूछती है। अगर आप पिछले 10-12 साल का पास्ट ईयर्स करके जाते हैं, तो आप काफ़ी आसानी से बीपीएससी के जो हिस्ट्री के क्वेश्चंस होते हैं उसको आप कर सकते हैं। जैसे काफ़ी कॉमन से टॉपिक्स हैं, जैसे आर्ट एंड कल्चर से बीपीएससी हर साल है जो या तो पाला आर्ट पूछता है, या कलम पेंटिंग्स जो बिहार में फेमस है उसके बारे में पूछता है। फिर उसी तरह से आर्किटेक्चर में थोड़ा मुग़ल आर्किटेक्चर पूछ देता है, जो बिहार का मिडाइवल आर्किटेक्चर है वो पूछ देता है। फिर जो पालास के समय में बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर था उसके बारे में पूछ देता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और इसमें एक और टॉपिक है जैसे एजुकेशन से हर साल ही बीपीएससी में एक सवाल होता है हिस्ट्री में, कि कैसे एजुकेशन सिस्टम इंडिया में डेवलप किया। और फिर एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, जो कि जितने भी इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स वगैरह हुए हैं, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, चाहे भारत छोड़ो आंदोलन, चाहे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, चाहे खिलाफत मूवमेंट, और इन सब से रिलेटेड जो बड़े बड़े पर्सनैलिटीज़ हैं, जैसे महात्मा गांधी हो गए, जवाहरलाल नेहरू हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए, रविन्द्रनाथ टैगोर हो गए। और मैंने देखा है कि बीपीएससी ज़्यादातर है जो महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर पे फोकस करता है अपने क्वेश्चंस में। तो इन दोनों को तो आप काफ़ी अच्छे से तैयारी कर लें। हिस्ट्री एक काफ़ी आसान लगेगा आपको, क्योंकि इसके जो क्वेश्चंस पूछते हैं वो है जो पास्ट ईयर के बेसिस पे ही होता है। तो यहाँ से आप कर सकते हैं हिस्ट्री काफ़ी आसानी से। और दूसरा होता है जो स्टैट्स का पार्ट होता है, जो डेटा इंटरप्रिटेशन का पार्ट होता है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि जैसे 9th-10th की बुक्स आती है, जिसमें डेटा, जो मैथ का बुक होता था एनसीईआरटी का, जिसमें डेटा इंटरप्रिटेशन काफ़ी डिटेल में दिया हुआ है, तो आप वहाँ से डेटा इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। या फिर केबीसी नैनो की एक किताब आती है जो मेंस के लिए होती है, तो उसमें डेटा इंटरप्रिटेशन के काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं, तो वहाँ से आप वो कर सकते हैं। क्योंकि मैं समझता हूँ कि डेटा इंटरप्रिटेशन एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मार्क्स फेच किए जा सकते हैं। 72 मार्क्स के होते हैं, दो क्वेश्चन होते हैं 36 नंबर्स के, तो ये आप कर सकते हैं। और यहाँ से आपको कम से कम 36 में तो कम से कम 30-32 मिल जाएगा आराम से, अगर आपने सारा सही तरीके से किया और आप सही आंसर तक पहुँच गए हैं। तो मैं समझता हूँ डेटा इंटरप्रिटेशन काफ़ी एक
इम्पॉर्टेंट सेक्शन है जहाँ से आपको मार्क्स काफ़ी अच्छे आ सकते हैं, तो ये आप बिल्कुल ही काफ़ी ध्यान से करें। और फिर तीसरा जो है उसमें करेंट अफेयर्स जो आता है नेशनल और इंटरनेशनल लेवल का, तो वहाँ के लिए जैसे मैं क्या क्या करता था कि मैं तो न्यूज़पेपर पढ़ा करता था, क्योंकि मैं यूपीएससी बीपीएससी दोनों की ही तैयारी कर रहा था, तो मेरे लिए थोड़ा सा आसान हो गया था कि दोनों की तैयारी करता था। तो मैं न्यूज़पेपर जैसे द हिंदू पढ़ा करता था, तो वहाँ से काफ़ी चीज़ों का काफ़ी आइडिया लग जाता था। अच्छा, जब द हिंदू की बात की है मैंने, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे बताना चाहूँगा कि जब आप इनिशियली द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो उसमें काफ़ी सारे वर्ड मीनिंग्स होते हैं जो आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं रहता है कि क्या है यार इसका मतलब, कि बार बार आपको डिक्शनरी में देखना पड़ता है कि मतलब इसका वर्ड मीनिंग क्या है, और आप थोड़ा सा डिमोटिवेटेड भी फील कर सकते हो कि शायद आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, जो कि मैंने भी किया था इनिशियली। तो मैं क्या क्या करता था कि इनिशियली जब 1-2 महीने न्यूज़पेपर पढ़े मैंने, तो मैं जो नए वर्ड्स होते थे जो मुझे नहीं आ रहे होते थे, मैं सिर्फ वही लिखता था। 1-2 महीने मैंने कम से कम 700-800 वर्ड्स लिख लिए होंगे। और इसमें ये हुआ कि हर दिन लिखने से क्या होता था कि हर दिन वो मेरे दिमाग में जाता था, कि वो मुझे धीरे धीरे याद होने लगा। तो अब 700-800 नए वर्ड्स मैंने पढ़े, तो उसमें क्या हुआ कि 200-300 नए वर्ड्स तो बिल्कुल ही याद हो गए मेरे को, कि कोई दिक्कत नहीं होती थी जब मैं न्यूज़पेपर में उन वर्ड्स को इनकाउंटर करता था। तो ये आप ध्यान रखें कि इससे डिमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि द हिंदू जिस तरह के वर्ड्स यूज़ करता है वो काफ़ी मुश्किल है। हम लोग आम भाषा में उस तरह के वर्ड्स को नहीं यूज़ करते हैं, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप थोड़ा अपना वोकैबुलरी पे वर्क करें और इंग्लिश के वर्ड्स पे भी ध्यान दें, ताकि आपको द हिंदू जो है पेपर काफ़ी आसान लगने लगे। क्योंकि वहाँ से भी मतलब जो इंटरनेशनल अफेयर्स है, जो नेशनल इम्पोर्टेंस के करंट अफेयर्स हैं, वहाँ से आपको काफ़ी आइडिया लगेगा। तो ये आपको जो टॉपिक है नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर्स के करंट अफेयर्स, वहाँ पे आपको काफ़ी हेल्प करेगा। तो ये हो गई GS 1 की बात। और मैं समझता हूँ GS 1 में स्कोर करना काफ़ी इजी होता है बाकी सब सब्जेक्ट्स के मुकाबले। और अब करते हैं GS 2 की बात। GS 2 में क्या होता है कि आपका पॉलिटी होता है और इकोनॉमी होता है। तो पॉलिटी के लिए तो वही है, आपने जो लक्ष्मीकांत में पढ़ी है, काफ़ी डिटेल्ड बुक है, आपको किसी और अदर सोर्स को रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप लक्ष्मीकांत से पढ़िए, पॉलिटी आपका बिल्कुल ही कवर हो जाएगा, कोई टॉपिक नहीं छूटेगा बीपीएससी की परीक्षा के लिए। और फिर आते हैं हम इकोनॉमी में। तो बीपीएससी की मेंस की परीक्षा में क्या होता है, ज्योग्राफी और इकोनॉमी के जो काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं इंडियन इकोनॉमी के, ओवरलैपिंग होते हैं। जैसे एग्रीकल्चर हो गया, या स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हो गया, या फिर पॉवर्टी हो गया, या इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, ये इकोनॉमी और ज्योग्राफी के इंटर रिलेटेड टॉपिक्स हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा सेग्रीगेशन है नहीं, मतलब आप दोनों ही टॉपिक्स करिए अच्छे से। तो इसमें आपको GS पेपर 2 में क्या होगा कि आप जब आंसर लिखेंगे तो आपको इंटीग्रेट करने में काफ़ी आसानी होगी, कि जैसे ज्योग्राफी का क्वेश्चन पूछा उन्होंने, तो उसमें आपने थोड़ा सा इकोनॉमिक्स डाल दिया, तो वो आपका आंसर काफ़ी बेटर हो जाता है। तो GS 2 में यही होता है, पॉलिटी और इकोनॉमी। और यहाँ पे मैं थोड़ा एक चीज़ बताना चाहूँगा, जैसे बीपीएससी में क्या होता है कि 34 या 36 पेजेस वो देते हैं आंसर लिखने के लिए। तो आपको हर एक क्वेश्चन का इधर 4 और 5 पेजेस में आंसर है। तो मैं क्या करता था कि जैसे जो 5 पेजेस में लिखना होता था, उसमें मैं थोड़ा डायग्राम बना दिया करता था या फ्लो चार्ट बना दिया करता था, तो इससे वो स्पेस कवर हो जाता है। क्योंकि मैं समझता हूँ कि जब बीपीएससी आपको 34-36 पेजेस का ऑप्शन दे रही है, तो वो चाहते हैं कि आप उतना तो मिनिमम लिखो ही, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं वो उतना तो लिखते ही हैं। हाँ, क्वालिटी से भी फ़र्क पड़ता है, आपकी क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपने बस भर दिया भरने के लिए और आपने जो लिखा है वो बिल्कुल ही बकवास हो। तो क्वालिटी भी मैटर करता है, लेकिन साथ ही साथ आपका पेज भी लगना चाहिए कि आपने लिखा है 4-5 पेजेस हर एक आंसर में। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो ये हो गया हमारा GS 2 का। और अब मैं बात करता हूँ इकोनॉमिक्स के ऑप्शनल की। इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट है एज एन ऑप्शनल काफ़ी कम लोग लेते हैं। इसका एक रीज़न ये है कि हमारे देश में इकोनॉमिक्स के ग्रेजुएट्स काफ़ी कम हैं, और दूसरा रीज़न मैं समझता हूँ कि इकोनॉमिक्स के रिसोर्सेज काफ़ी कम अवेलेबल है मार्केट में। तो मैंने भी इसके लिए क्या किया था कि जैसे जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स हैं, तो अब मैं यूपीएससी की भी तैयारी करता था, तो मेरे को बीपीएससी इकोनॉमिक्स में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प हुई थी, क्योंकि दोनों के सिलेबस ओवरलैपिंग थे। तो इसमें जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स हैं, मैं वो थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए HL आहूजा है। तो HL आहूजा क्या है कि वो 1200-1500 पेजेस की किताब है, तो उसमें आपको नोट्स बना लेना चाहिए। वो उसमें इतना रिपीटिशन किया हुआ है HL आहूजा की किताब में, हर एक कॉन्सेप्ट को है जो कम से कम उन्होंने 5-6 बार रिपीट किया है।
तो इससे एक अच्छी बात है कि आपके काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स काफ़ी आराम से काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाते हैं। बट इसमें एक नुकसान है कि आप उस किताब को बार बार नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि उस किताब को पढ़ने में आपको कम से कम 20-25 दिन का समय लग जाएगा। तो मैं सजेस्ट करूँगा यहाँ पे थोड़ा सा कि आप नोट्स बना लें। मैंने क्या किया था कि एच.एल. आहूजा के किताब को, उसके हर एक चैप्टर्स को मैंने 2 से 3 पेजेस में कंसोलिडेट कर दिया था, और मैक्सिमम 4, और वो आप काफ़ी आसानी से कर सकते हैं। हर एक चैप्टर को आप 2 से 5 पेजेस में कंसोलिडेट कर सकते हैं, कि उससे ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। उससे ज़्यादा लग जाएगा तो आपको रिवाइज़ करने में भी काफ़ी दिक्कत होगी। फिर सेकंड आते हैं हम मैक्रो इकोनॉमिक्स। एडवांस्ड मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक आती है, वो भी एच.एल. आहूजा सर की ही आती है। उसमें काफ़ी सारे टॉपिक्स सर ने कवर कर रखे हैं। जैसे मैक्रो इकोनॉमिक्स का तो हो ही गया, उसके अलावा मनी एंड बैंकिंग है, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स है, तो ये सारे टॉपिक्स सर ने कवर कर रखे हैं। तो वो भी काफ़ी अच्छी किताब है। और बीपीएससी के जो मैक्रो या माइक्रो के क्वेश्चंस आते हैं वो एच.एल. आहूजा के बाहर से नहीं आते हैं। और अगर आप थोड़ा पास्ट ईयर्स को एनालाइज करोगे तो आप देखोगे कि क्वेश्चंस जो हैं काफ़ी सिमिलर पैटर्न पे ही आते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे एच.एल. आहूजा तो बिल्कुल ही बाइबल है बीपीएससी के लिए, कि मतलब वहाँ से तो क्वेश्चन आने ही आने हैं। और फिर यहाँ पे थोड़ा सा इंटरनेशनल ट्रेड का क्वेश्चन आता है, जहाँ जो कि कंपैरेटिव एडवांटेज, डिसएडवांटेज, एब्सोल्यूट एडवांटेज, डिसएडवांटेज, मॉडल्स वगैरह हैं, हेक्सचर-ऑलिन मॉडल, ये सारे, और बीओपी का एक सेक्शन होता है। तो इसके लिए एक किताब आती है एम.एल. झिंगन की, तो वो आप पढ़ सकते हो। या फिर जो इकोनॉमिक्स के ग्रेजुएट्स हैं उनको नॉलेज होगी, सेल्वाटोर की एक किताब आती है, फॉरेन ऑथर है, तो वो भी काफ़ी अच्छी किताब है। तो उसके लिए इंटरनेशनल ट्रेड और बीओपी के लिए आप ये दोनों किताब रेफ़र कर सकते हो। फिर जो इसमें एक जो दूसरा सेक्शन होता है उसमें इंडियन इकॉनमी होती है, जहाँ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विसेज, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इनइक्वालिटी, बैंकिंग रिफॉर्म्स, इन सारे चीज़ों की बात की गई है। तो इसके लिए मैं जो पढ़ा करता था वो इंडियन इकॉनमी की किताब है एक, उमा कपिला की, तो उससे मुझे काफ़ी हेल्प मिला। इसके अलावा श्रीराम की इंडियन इकॉनमी आती है, वो आप कर सकते हैं। और इसमें क्या है कि जैसे एग्रीकल्चर है, तो एग्रीकल्चर आप वैसे इन जनरल भी पढ़ते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर करंट में भी रहता है। जैसे कि फार्मर्स प्रोटेस्ट वगैरह चल रहा है, तो पिछले साल बीपीएससी ने एग्रीकल्चर से रिलेटेड पूछा था क्वेश्चन। फिर उसी तरह से जैसे लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने एमएसएमई की डेफिनेशन चेंज कर दी थी, तो एमएसएमई से भी क्वेश्चन पूछा गया था पिछले साल। तो और इसमें एक और चीज़ है कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के बारे में वो पूछते हैं, जैसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो गया, या वर्ल्ड बैंक हो गया, चाहे एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया, और हाल ही में जैसे ब्रिक्स ने इस्टेब्लिश किया है फोर्टालेजा डिक्लेरेशन से जो बैंक्स हैं, कंटिजेंसी रिजर्व अरेंजमेंट या न्यू डेवलपमेंट बैंक, इनके बारे में बीपीएससी क्वेश्चन पूछती है, तो ये आप ध्यान से कर लें। फिर इसके अलावा इसमें जो रहता है बैंकिंग रिफॉर्म्स हो गया, तो बैंकिंग रिफॉर्म्स आप कर सकते हैं किसी भी किताब से, या फिर वो आप गूगल करेंगे तो आपको काफ़ी डिटेल्ड में बैंकिंग रिफॉर्म्स मिल जाएगा कि 1947 से लेकर आज तक भारत ने क्या क्या रिफॉर्म्स किए हैं बैंकिंग के सेक्टर में। फिर यहाँ पे थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट होता है बजट और इकोनॉमिक सर्वे करना, खास करके बिहार का। तो आप इंडिया का भी करिएगा, क्योंकि उससे आपको कंटेंट मिलेगा और लिखने में काफ़ी इम्प्रूव्ड लगेगा आंसर, काफ़ी अच्छा लगेगा आंसर जब आप इंडिया और बिहार दोनों को अपने आंसर में डालते हो, तो वो काफ़ी एक अच्छा आंसर लगता है। तो इसीलिए इकोनॉमिक सर्वे और बजट बिहार और इंडिया लेवल दोनों पे आपको ये करके ही जाना चाहिए। और तीसरी जो है, जो मैं देखता हूँ बीपीएससी हर एक दूसरे तीसरे साल क्वेश्चन पूछ देती है, वो है फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड। ये फाइनेंस कमीशन के क्या रिकमेंडेशंस हैं, बिहार से रिलेटेड इसके क्या रिकमेंडेशंस हैं, तो ये आप एक टॉपिक है जो थोड़ा डिटेल में कर सकते हैं। और मोरलेस इकोनॉमिक्स में क्या होता है कि आप अगर पिछले 15 से 20 साल का क्वेश्चंस करके चले जाते हैं तो मुश्किल ही है कि कोई क्वेश्चन आपको बाहर से आएगा। एक दो क्वेश्चन आते हैं तो वो तो आपके पास ऑप्शन होता है कि आपको तो 8 में से 6 ही क्वेश्चन करने हैं, तो आप वो स्किप कर सकते हैं। 2 क्वेश्चन आपको नहीं भी आता होगा तो वो थोड़ा आप स्किप कर सकते हैं। और उसके लिए आपको थोड़ी सी प्रायर प्लानिंग करनी पड़ेगी कि किस टॉपिक से मेरे को करना है, उसी टॉपिक को मैं छूँ, क्योंकि आप वहाँ पे अगर गलत क्वेश्चन का सिलेक्शन कर लेते हैं तो आपको काफ़ी नुकसान होगा। जैसे कि मैंने यूपीएससी की परीक्षा दी थी, तो मैंने इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन में सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन ही गलत कर लिया, जिसके कारण काफ़ी टाइम वेस्ट हो गया और मैं एक क्वेश्चन नहीं कर पाया। तो इस तरह की गलती आप बिल्कुल भी मत करिएगा। आप पहले से प्रायर प्लानिंग करके जाइएगा, और ताकि वहाँ पे आपको टाइम बचे और काफ़ी आसानी से मन शांत करके है जो अपना पेपर लिख सके। क्योंकि इकोनॉमिक्स ऑप्शनल या फिर कोई भी ऑप्शनल एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा नंबर मार्क्स दिए जाते हैं, और वहाँ अगर आपको काफ़ी अच्छे मार्क्स आते हैं तो फिर आप जो इकोनॉमिक्स का मार्क्स है
ये आपका इकोनॉमिक्स है नहीं, मतलब जो कि बेसिकली ऑप्शनल के मार्क्स हैं, ये आपका डिसाइड करता है कि आपकी मेंस में रैंकिंग कहाँ पे होगी, मेंस में आप कहाँ पे हो, टॉप में हो, टॉप 100 में हो या बॉटम 100 में हो। तो ये आपका इकोनॉमिक्स ऑप्शनल डिसाइड करे या फिर फॉर दैट मैटर कोई भी ऑप्शनल। तो ये हो गई हमारी मेंस से रिलेटेड बातें। GS1 हो गया, GS2 हो गया, इकोनॉमिक्स ऑप्शनल हो गया और हिंदी क्वालिफाइंग हो गया। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एक थोड़ा सा इंटीग्रेटेड अप्रोच रखना है कि आपको प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी साथ ही साथ करते रहनी चाहिए, क्योंकि हर साल कोविड की इमरजेंसी नहीं होगी कि आपको काफ़ी ज़्यादा समय मिल जाएगा तैयारी करने के लिए। तो इसके लिए क्या है कि हमेशा आपको इंटीग्रेटेड अप्रोच रखना चाहिए। आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस जो है कंटिन्यूसली करते रहनी चाहिए आपको। अच्छा, मैं थोड़ा आंसर राइटिंग के बारे में बता देता हूँ कि आप जो आंसर्स लिखते हैं, हो सकता है आपको अच्छा लगे, बट हो सकता है वो एग्जामिनर को ना अच्छा लगे। तो इसके लिए क्या ज़रूरी है, जो भी आपके दोस्त वगैरह तैयारी कर रहे हैं, आप उनसे रिव्यू करवाते रहिए आंसर्स, आप उनके आंसर्स रिव्यू करते रहिए, आप उनसे अपने करवाते रहिए। तो इससे क्या होगा कि थोड़ा सा आइडिया मिलते रहेगा लगातार कि क्या आप इम्प्रूव कर सकते हो, क्या कंटेंट और बेटर कर सकते हो आप। और इसके अलावा एक काम जो मैं किया करता था कि जैसे ये जो फोरम्स हैं, इनसाइट्स IAS, चाहे आयुष बाबा वगैरह, तो और भी काफ़ी सारे चैनल्स हैं इस तरह के। तो यहाँ पे वो क्या करते हैं कि कमेंट का सेक्शन जो होता है या फिर एक डिस्कस फोरम है, वहाँ पे बच्चे जो हैं एस्पिरेंट्स अपने आंसर्स अपलोड करते हैं और वो दूसरों को बोलते हैं कि कृपया मेरा आंसर रिव्यू कर दीजिए, काइंडली रिव्यू माय आंसर। तो मैं भी वही किया करता था कि मैं अपने आंसर्स पोस्ट करता था वहाँ पे और वहाँ पे लिख देता था कि काइंडली रिव्यू माय आंसर्स। तो कोई ना कोई एस्पिरेंट जो है मेरा आंसर रिव्यू कर देता था, गलतियाँ बता देता था, और मैं वही किसी और के में रिव्यू कर देता था और वहाँ पे उनकी गलतियाँ बता देता था। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप जो आंसर लिख रहे हैं वो एग्जामिनर को भी पसंद आना चाहिए। तो इसके लिए रिव्यूज़ लेना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि आपके आंसर्स कैसे हैं। तो चलिए, ये हो गए हमारे प्रीलिम्स की बातें, मेंस की भी बातें हो गई, और अब थोड़ा सा इंटरव्यू की बात करते हैं। तो BPSC का जो इंटरव्यू का प्रोसेस होता है वो काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि यहाँ पे जो मैं समझता हूँ कि BPSC जो है ये बच्चों से इंट्रोडक्शन नहीं लेते हैं। क्योंकि जो आपका जो नाम है, जैसे उसमें कोई भी टाइटल लगा हुआ है, तो उससे क्या होता है आपका कास्ट, क्रीड या रिलीजन पता चल जाता है या धर्म पता चल जाता है। तो इससे क्या हो सकता है कि एक बायसनेस क्रिएट हो सकता है। तो ये BPSC अवॉइड करती है, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, ताकि ये किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। ये एक चीज़ है जो मैं चाहूँगा कि UPSC को BPSC से सीखना चाहिए कि एग्ज़ामिनर्स को जो है जो इंटरव्यू के बोर्ड के जो मेंबर्स हैं उनको प्रायर इन्फॉर्मेशन नहीं रहनी चाहिए कैंडिडेट की, कि वो SC है या ST है या हिंदू है या मुस्लिम है या किस जगह से बिलोंग करता है, ये नहीं रहना चाहिए उनको इन्फॉर्मेशन, ताकि किसी भी तरह की बायसनेस क्रिएट ना हो और कोई भी जो अंडर प्रिविलेज्ड बच्चा है उसको किसी तरह का डिसएडवांटेज महसूस ना हो। तो ये एक बात है। तो अब बात करते हैं इंटरव्यू में जो होता है, किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। तो जो सवाल है, जब जैसे मैं इंटरव्यू रूम में जब घुसा था, जब अंदर गया था, तो मेरा शायद कीर्ति मैम का बोर्ड था, तो उन्होंने मैं इंटरव्यू लिया था मेरा। वहाँ पे 5 मेंबर्स रहते हैं, एक सेंटर में बैठा रहता है और 2 जो चेयरमैन होता है, चेयरपर्सन होता है, और 2 उनके लेफ़्ट में और 2 उनके राइट में। तो मैं जब सबसे पहले अंदर गया था तो मैंने ग्रीट किया था मेंबर्स को, चेयरपर्सन को। उसके बाद उन्होंने सबसे पहला क्वेश्चन मुझसे पूछा मेरे एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में। तो मैंने बताया अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में। फिर उन्होंने इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे, कुछ फैक्चुअल पूछे, कुछ कॉन्सेप्चुअल पूछे। फैक्चुअल में जैसे उन्होंने मुझसे पूछ लिया कि इंडिया में किस किस इकोनॉमिस्ट को नोबेल प्राइज़ मिला है, जो मैंने बता दिया था। फिर IMF की चीफ़ इकोनॉमिस्ट को नाम पूछ लिया उन्होंने, ये भी मैंने बता दिया था। फिर इसके बाद उन्होंने वर्ल्ड बैंक की डायरेक्टर, जो कि वो भी इंडियन है, उनके बारे में पूछा। उनका मुझे नाम नहीं पता था, तो वहाँ पे मैंने सॉरी बोल दिया था कि माफ़ करिएगा, मुझे इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। फिर वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पूछते हैं कि जैसे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है इंडिया की इकोनॉमी पे, चाहे जो बैंक के मर्जर्स हो रहे हैं हाल फिलहाल में, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा पूरे बैंकिंग सेक्टर पे, चाहे जो कॉमन बैंकिंग सिस्टम्स होते हैं, चाहे उस समय काफ़ी न्यूज़ में चल रहा था और अभी भी काफ़ी न्यूज़ में है, ये जो डिसइन्वेस्टमेंट का प्रोसेस है। जैसा देख ही रहे हैं, एयर इंडिया अब बिक चुका है। तो एयर इंडिया के बारे में भी सवाल हुआ था कि प्राइवेटाइजेशन करना सही है, नहीं है। तो इसमें क्या होता है कि आपको जो आपका जो ओपिनियन है
वो काफ़ी सारी चीज़ों को पढ़ने से बनेगा। और यहाँ पे इम्पोर्टेंस आता है न्यूज़पेपर्स का, जो भी हो, हिंदी हो या चाहे अंग्रेज़ी के न्यूज़पेपर्स हो, यहाँ पे इनका काफ़ी ज़्यादा रोल है। यहीं से आपके ओपिनियन डेवलप होंगे। क्या जैसे एफडीआई है तो उसके क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं इंडिया में, तो ये न्यूज़पेपर पढ़ने से आएगा। तो यहाँ पे न्यूज़पेपर का काफ़ी ज़्यादा रोल होता है। तो ये एक हो गया। दूसरा सवाल जो वो करते हैं, दूसरे तरह का जो सवाल वो करते हैं आपके जो डिस्ट्रिक्ट है, होम डिस्ट्रिक्ट है। जैसे मेरा नालंदा था, तो नालंदा का काफ़ी रिच कल्चर एंड हेरिटेज है, तो वहाँ से वो काफ़ी सारे क्वेश्चंस करते हैं कि आप थोड़ा, जैसे मुझसे पूछा गया था कि बोध गया में जो महाबोधि टेम्पल है उस टेम्पल का स्ट्रक्चर बताइए। और नालंदा यूनिवर्सिटी पे सवाल हुए थे, ह्वेनसांग मेमोरियल पे सवाल हुए थे, थोड़ा बहुत बुद्धिज़्म पे हुआ था। फिर एक सवाल जो था सिचुएशनल क्वेश्चन, उन्होंने पूछा था कि आप अगर डीएम बना दिए जाएँ या डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर बना दिए जाएँ अपने ज़िले के, 3 चीज़ बताइए जो आप इम्प्रूव करना चाहेंगे। फिर जैसे एक और क्वेश्चन पूछा था, जैसे डीएसपी का क्वेश्चन था, तो वहाँ पे भी वो सिचुएशनल क्वेश्चन पूछते हैं कि जैसे मुझसे पूछा गया था कि एक जगह है जो आप कुछ गलत हो रहा है किसी इंसान के साथ, मतलब मॉब लिंचिंग वगैरह हो रही है उस इंसान के साथ, और दूसरी जगह डकैती हो रही है जो कि आपके पेरीफेरी के बगल में ही है, बिल्कुल ही पास में डकैती हो रही है, और जो मॉब लिंचिंग हो रही है वो थोड़ी डिस्टेंस पे हो रही है, तो आप पहले कहाँ जाना प्रेफर करेंगे। तो ये क्वेश्चन, इस तरह के सिचुएशनल क्वेश्चंस पूछा करते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या होता है कि एक बैलेंस्ड ओपिनियन लेना होता है। आप ये बिल्कुल नहीं कर सकते कि नहीं, मैं मॉब लिंचिंग जहाँ हो रही है वहाँ मैं बचाने जाऊँगा, और यहाँ जहाँ जो डकैती हो रही है वहाँ मैं छोड़ दूँगा। फिर वो काउंटर क्वेश्चन कर देंगे कि आप कैसे एक को प्रायोरिटी दे सकते हैं, क्राइम तो क्राइम होता है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा सोच के एक बैलेंस्ड ओपिनियन लेना होगा। और इंटरव्यू काफ़ी स्मूथ होता है, वो आपको कंफर्टेबल करने का प्रयास करते हैं। जैसे मैं थोड़ा सा इनिशियली नर्वस था, तो जो चेयरपर्सन मैम थी, उन्होंने मुझे पानी भी ऑफ़र किया कि बेटा आप पानी पियोगे। तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे कि उन्होंने कंफर्ट करने की कोशिश की, तो एक अच्छा कॉन्फिडेंस आता है। और फिर एक और चीज़ बोली थी उन्होंने कि बेटा आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, कि आप जो है कुछ अच्छा करके ही यहाँ तक पहुँचे, आप काफ़ी मेहनत करके पहुँचे हो यहाँ, तो इसीलिए आप आराम से बात करो कि कोई दिक्कत नहीं है, एक नॉर्मल कन्वर्सेशन चल रहा है। तो इंटरव्यू में डरने जैसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि आपको भी पता है आपने काफ़ी मेहनत करके पढ़ाई करके वहाँ तक उस मुकाम तक आप पहुँचे हैं, तो इसलिए आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ख़त्म होता है यहाँ पे प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू का जो भी तैयारी होता है, स्ट्रेटजी होता है। और मैं कहूँगा कि जो स्ट्रेटजी होता है वो बिल्कुल ही इंडिविजुअल स्पेसिफिक होता है। तो आप, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप मेरी स्ट्रेटजी फॉलो करिए, बट हाँ, जो आपको इसमें से अच्छा लगता है, जो नोट मेकिंग का प्रोसेस होता है, चाहे जो आपको अगर कुछ किताब अच्छा लगा हो, तो वो सारी चीज़ें आप ध्यान में दे सकते हैं, वो आप अपने रूटीन में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। और एक और चीज़, यहाँ पे मैं नोट मेकिंग की बात हुई थी तो वो बताना चाहूँगा कि मैं नोट कैसे बनाता था, क्योंकि काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स को कन्फ्यूजन होता है कि नोट्स कैसे बनाया जाए। तो नोट्स में मैं जैसे किसी किताब को लेता था तो फर्स्ट रीडिंग करता था, उसमें कोई मार्किंग नहीं करता था, फर्स्ट रीडिंग बस प्लेन रीडिंग करता था। सेकंड रीडिंग में मैं अपनी पेंसिल से मार्क किया करता था, तो उसमें क्या होता था कि थोड़ा कंटेंट छट गया था, फिर छट जाता है। फिर तीसरी रीडिंग में हाइलाइटर से मार्क किया करता था, तो उसमें और भी कंटेंट छट गए। और फोर्थ रीडिंग में मैं है जो अपने नोट्स में उतारा करता था, जो मेरे को इम्पोर्टेंट लगता था काफ़ी ज़्यादा, कि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो मैं अपने नोट्स में लिखा करता था। तो इससे क्या होता है, तो नोट मेकिंग से क्या होता है कि आपको रिवीजन में काफ़ी आसानी हो जाती है, आप काफ़ी आसानी से रिवीजन कर सकते हो किसी भी सब्जेक्ट को इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। तो इसीलिए मैं समझता हूँ कि नोट मेकिंग थोड़ा सा ज़रूरी है। बाकी बिल्कुल ही आपकी इंडिविजुअल चॉइस है, अगर आप किताब पढ़ने में कंफर्टेबल हो तो आप किताब पढ़ लो, नोट बनाने की आपको ज़रूरत नहीं है। ये मैं अपने बारे में बता रहा था कि मेरे लिए नोट मेकिंग काफ़ी हेल्पफुल रहा सारे ही सब्जेक्ट्स में। तो ये हो गया। और दूसरा चीज़ है कि आपको खुद को एंटरटेन्ड रखना है, मतलब आप बोर नहीं हो सकते हो आप पढ़ते पढ़ते, क्योंकि आप बोर हो गए पढ़ते पढ़ते तो फिर आप पढ़ नहीं पाओगे, क्योंकि ये 2-3 महीने का प्रोसेस नहीं है, बिल्कुल ही साल भर का प्रोसेस है। तो आपको बोर नहीं होना है, आप कुछ कुछ करते रहिए अपने एंटरटेनमेंट के लिए। थोड़ा बहुत गाना सुन ले, जैसे मैं थोड़ा बहुत गाना सुन लेता था, सूफ़ी सॉन्ग्स मुझे पसंद है तो वो सुन लेता था। फिर मैं थोड़ा बास्केटबॉल खेलने चले जाया करता था, दोस्तों से कभी कॉन्फ्रेंस कॉल कर लिया करता था। तो कुछ ना कुछ मैं करते रहता था। जब घर पे था तो मैं अपने मम्मी पापा भाई बहनों के साथ कैरम खेल लिया करता था। तो कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए इंसान को, ताकि वो बोर ना हो, क्योंकि तैयारी में बोर हो गए तब आपको बड़ी दिक्कत आ जाएगी।
वो कंसिस्टेंसी ख़त्म हो जाएगी। तो एक डिसिप्लिन जो मैं समझता हूँ सबसे इम्पॉर्टेंट है, और दूसरा कंसिस्टेंसी वो लगातार होनी चाहिए। आप लगातार पढ़ते रहने चाहिए। आप ऐसे नहीं कि सप्ताह भर पढ़ें और फिर है जो एक सप्ताह का ब्रेक ले लिया। और तीसरा जो है, आपको कंप्लासेंट नहीं होना है कभी भी। आप कंप्लासेंट हो जाओगे तैयारी करते करते कि यार मैंने तो सब पढ़ लिया है, तो वहाँ पे दिक्कत हो जाएगा। और ये कंप्लासेंसी क्यों आती है? क्योंकि आप रिवीजन करने से डरते हो, क्योंकि हम में टेंडेंसी होती है कि ऐसे कुछ जो नई चीज़ें होती है वो पढ़ने में आसानी होता है, क्योंकि उसमें नई चीज़ों को जान रहे होते हैं हम, तो उसमें एफ़र्ट नहीं लगता है। बट जो पुरानी चीज़ें हैं उसमें माइंड में आते रहता है कि यार ये तो मुझे आता ही है, कि इसको पढ़ के क्या ही करूँगा। तो वहीं पे इंसान गलती कर देता है। तो रिवीजन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इन सारी चीज़ों का आप बिल्कुल ही ध्यान रखें। काफ़ी सहजता से आपका बीपीएससी प्री मेंस इंटरव्यू निकल जाएगा। थैंक यू। आई होप ये वीडियो आप जो भी एस्पिरेंट्स देख रहे होंगे उनको ये हेल्प करे, और दिल्ली नॉलेज टीम को भी थैंक यू ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने के लिए। काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है इनका। जो एस्पिरेंट्स जो मटेरियल्स एक्सेस नहीं कर सकते हैं, वो है जो किसी न किसी तरह से यहाँ से या फिर किसी भी ऑनलाइन सोर्सेज से है जो अपनी स्ट्रेटजी को तैयार कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। थैंक यू।